सुरेखा ने कभी सोचा नहीं था कि उसे टूटकर चाहने वाला नरेन उसे मुसीबत के समय इस कदर धोखा भी दे सकता है। प्यार की हद तक चाहने का वादा करने वाले नरेन का प्यार तो केवल सुरेखा से हवस मिटाने तक ही सिमटा रह गया था। सुरेखा कभी अस्पताल के कमरे की छत पर टंगे खरखराते पंखे को देख रही थी, तो कभी बेड के पास टूटे स्टूल पर चिंतित बैठे अपने पति रवि को डॉक्टर ने बताया कि इस हादसे की वजह से उसकी एक टांग टूट गई है और रीढ़ की हड्डी पर भी चोट आई है, जो समय के साथ साथ ठीक हो जाएगी। सुरेखा की एक टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और कमर पर चौड़ी पट्टी बंधी थी। दर्द से उसका रोम रोम सिहर रहा था, आंखें पछतावे के आंसू बहा रही थी। उसने रवि के हाथ को पकड़ा और होठों से चूम लिया। रवि की आंखें भी भीग गई। उसने दूसरे लोगों की परवाह न करते हुए सुरेखा के माथे को चूम लिया। सुरेखा के सूखे होठों पर बस एक कोरी मुस्कान उभर गई। सुरेखा को अपना अतीत याद आने लगा। उसने रवि का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आंखें मूंदनी शुरू कर दी। सुरेखा को नरेन की वह पहली मुलाकात याद आने लगी जब वह उसके चंगुल में फंस गई थी। रवि को लगा कि सुरेखा को नींद आ गई है, तो उसने चुपके से उसके हाथों से अपना हाथ हटाया और उसके पैरों की उंगलियों पर भिनभिनाती मक्खियों को हटाने लगा। सुरेखा शहर से गांव जाने वाले रास्ते पर बने वेटिंग रूम पर बैठी थी। उसके पास दो भारी बैग थे, जिसमें महीने भर का राशन और दूसरा जरूरी सामान था। सूरज आकाश के बीचों बीच आकर शरीर को झुलसा रहा था। वह सोचने लगी कि कुछ देर बाद रवि भी दोपहर का खाना खाने के लिए घर पर आने वाला होगा। उसे घर पर न पाकर वह परेशान हो जाएगा। रवि निकट ही स्कूल में चपरासी था। सुरेखा रवि को बताकर शहर आई थी। उसने ब्लाउज के अंदर से अपना मोबाइल निकाला और रवि को हालात के बारे में बता दिया। सुरेखा अभी मोबाइल बंद कर ही रही थी कि उसके निकट एक मोटरसाइकिल सवार आकर रुक गया। वह तिरछी निगाहों से सुरेखा को देख रहा था। सुरेखा कभी सड़क के दूसरे छोर को देख रही थी, तो कभी अपने दोनों बैगों को। वह चुपके चुपके उस नौजवान को भी तिरछी निगाहों से देख रही थी। काफी देर तक जब दोनों में बातचीत नहीं हुई, तो मोटरसाइकिल सवार ने पूछा, क्या आपको रामपुर जाना है? काफी देर तक जब सुरेखा ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उस नौजवान ने अनमने भाव से कहा, असल में मैं इस गांव के लिए नया हूँ। वहाँ मेरे रिश्तेदार रहते हैं। मुझे उनके घर जाना है। चूंकि मैं वहाँ पहली बार जा रहा हूँ, इसलिए मुझे उनके घर के बारे में जानकारी नहीं है। बाकी अगर आपकी कुछ बोलने की इच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं, केवल उनके घर के बारे में ही बता दीजिए, कहकर उस नौजवान ने मोबाइल निकालकर एक पते के बारे में सुरेखा से पूछा। यह घर तो सुरेखा के ठीक सामने वालों का था। बार बार समझाने के बाद भी जब नौजवान के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, तो वह झुंझला गई। अगर आपको कोई तकलीफ न हो तो आप भी मेरे साथ चलिए। आप जल्दी भी पहुंच जाएंगी और मुझे पता ढूंढने में दिक्कत भी नहीं आएगी। बाकी आपकी इच्छा, कहकर वह नौजवान मोटरसाइकिल पर किक मारने लगा। वह नौजवान यही कोई 25-26 साल का रहा होगा। लंबा, छरहरा और गठीला बदन, बाल घुंघराले थे। बात करने के सलीके से ऐसा लग रहा था कि वह ठीक ठाक पढ़ा लिखा भी है। चेहरे पर मासूमियत टपक रही थी। कुछ सोचकर सुरेखा ने अपने दोनों बैग संभाले और किसी तरह वह मोटरसाइकिल पर बैठ गई। कुछ देर की खामोशी के बाद दोनों में औपचारिक बातें शुरू हो गई, जिसका सार यह था कि वह नौजवान का नाम नरेन है, जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। कुछ दिन की छुट्टियां बिताने के लिए वह इस गांव में जा रहा था। अपने घर के निकट आते ही सुरेखा ने नरेन को रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल से उतरकर नरेन ने सुरेखा के बैग उतारे और उसके घर के बाहर रख दिए। नरेन का शुक्रिया अदा करते हुए सुरेखा ने उसे सामने वाले घर की ओर बढ़ने के लिए इशारा किया। सुरेखा ने रवि को खाना खिलाया, जो भोजन करके दोबारा अपनी ड्यूटी पर लौट गया। कुछ देर बाद सुरेखा कपड़े को धोकर सुखाने के लिए छत पर गई। उसने देखा कि सामने वाली छत पर नरेन फोन पर किसी से बतिया रहा था। सुरेखा को छत पर आता देख नरेन ने तत्काल फोन पर बात करना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए सुरेखा की ओर देखने लगा। जवाब में सुरेखा भी मुस्कुराने लगी। दोनों में कुछ बातें हुई। सुरेखा अब नरेन के बारे में ही सोचने लगी थी। चंद दिनों में ही वे दोनों एक दूसरे के इश्क में पड़ गए। घंटों मोबाइल पर दोनों की चैटिंग होने लगी, यहाँ तक कि वीडियो कॉल के जरिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। एक दिन दोपहर को रवि के ड्यूटी पर जाने के बाद सुरेखा ने नरेन को घर आने का न्योता दे दिया। गर्मी के मारे बुरा हाल था। लोग अमूमन घर में ही पंखा या कूलर की हवा ले रहे थे। नरेन ने तिरछी निगाहों से रास्ते के
दोनों किनारों पर देखा, कोई भी नहीं था। उसने दबी पैर सुरेखा के घर का दरवाजा खोला और अंदर आकर कुंडी चढ़ा दी। सुरेखा इस पल का कई दिन से इंतजार कर रही थी। उसने लाल रंग का सूट पहना था। अभी-अभी वह नहाकर बाहर आई थी। बाल खुशबूदार शैम्पू से महक रहे थे। नरेन सुरेखा के बेहद करीब आ गया, इतना कि दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से टकराने लगी। नरेन ने सुरेखा को अपनी बाहों में ले लिया, एक आह के साथ। सुरेखा नरेन के सीने से सट गई। कुछ देर बाद वे दोनों निढाल होकर एक दूसरे की बाहों में सुस्ताने लगे। बाबू, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। रवि की कमाई से घर नहीं चलता। शादी के बाद से आज तक ढंग का सूट नहीं दिला पाया। कहीं घुमाने के लिए भी नहीं ले जाता। इस गँवार के साथ और नहीं रहा जाता। पगली, अभी थोड़ा और समय दे दे। हम हमेशा के लिए इस गाँव से दूर चले जाएँगे। मैंने घर में बात कर ली है। हम दोनों मंदिर में शादी कर लेंगे और मेरी कंपनी में तुम्हारे लिए एक बेहतर नौकरी भी है। इस घर में तुम्हारा रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम जल्दी यहाँ से निकल जाएँगे, कहकर नरेन सुरेखा के गालों को चूमने लगा। इसके बाद बातों का सिलसिला कुछ देर तक चला। नरेन कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। सुरेखा को कई सालों बाद ऐसा प्यार मिला था। नरेन के साथ कितना खुश रहेगी वह। दोनों ड्यूटी के बाद सैर सपाटे को निकलेंगे, बढ़िया होटल में खाना खाएंगे। प्यार में अंधी हो चुकी सुरेखा को अब उसे टूटकर चाहने वाले रवि में कई बुराइयां दिखाई देने लगी। नरेन 20 दिन गांव में रहा। इस दौरान उन दोनों के बीच कई बार जिस्मानी रिश्ता भी बना। एक दिन नरेन सुरेखा से जल्दी शादी करने का वादा करके वापस चला गया। उसके जाते ही सुरेखा का दिल घर के किसी भी काम में नहीं लग रहा था। रवि से भी वह कई बार बिना वजह ही बात बात पर झगड़ने लगी थी। समय मिलते ही आए दिन नरेन और सुरेखा घंटों फोन पर चिपके रहते थे। हवस में पागल हो चुकी सुरेखा को नरेन कई बार शहर के होटल में मिलने लगा था और वह सुरेखा के लिए खूबसूरत सूट सलवार और श्रृंगार का दूसरा सामान भी ले आता था। सुरेखा काफ़ी खुश थी। काफ़ी समय गुजरने के बाद भी जब नरेन शादी के नाम पर केवल बहाने बनाने लगा तो सुरेखा को कुछ शक होने लगा। जब सुरेखा उससे शादी की बात करती तो वह कहता कि अभी पैसा जोड़ रहा है, शहर में एक बढ़िया सा घर भी तो बनाना है। जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा तो एक दिन उसने नरेन से झूठ कहा कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। पहले तो नरेन झल्ला गया, फिर उससे बच्चा गिराने की सलाह दी, जिससे सुरेखा ने मानने से मना कर दिया। अब सुरेखा को भी लगने लगा था कि नरेन ने उसे बेवकूफ़ बना दिया है। थक हार कर उसने नरेन को डराने के मकसद से कड़े शब्दों में कहा कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगा तो वह पुलिस में उसकी शिकायत दर्ज कराएगी। पुलिस का नाम सुनकर पहले तो नरेन डर गया, फिर उसने हालात संभालते हुए कहा कि वह सुरेखा को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। अगर उसे थोड़ा भी शक है तो कल वह उससे मिलने शहर आ जाए, फिर वहीं से कहीं दूर भागकर साथ रहेंगे। नरेन ने सुरेखा को समझाया कि अगर वो घर में कुछ गहने या पैसे हैं तो वे भी उठाकर अपने साथ ले आए। भविष्य में न जाने कैसे बुरे हालात बन जाए, इसलिए गहने और पैसे उसके सुखद भविष्य के कुछ काम तो आएंगे। सुरेखा अपने माँ बाप के दिए कुछ गहने और रवि की जेब से चुरा कर जमा किए गए 15,000 रुपये बैग में रखकर शहर आ गई। शहर में पहले से ही नरेन सुरेखा का इंतजार कर रहा था। सुरेखा के आते ही उसने उसे मोटरसाइकिल पर बिठाया और हाईवे से आगे बढ़ने लगा। सुरेखा उससे सटकर बैठ गई। आखिरकार उसे उसका अनमोल प्यार जो मिल गया था। नरेन की मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से शहर से दूसरे रास्ते पर बढ़ने लगी। ओवर स्पीड की वजह से सामने से तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक से बचने के चक्कर में मोटरसाइकिल सड़क के किनारे बनी रेलिंग से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। नरेन मोटरसाइकिल से छिटक कर खेतों में गिर गया। उसके पैर में चोट आई थी। सुरेखा निढाल होकर सड़क के दूसरे किनारे पड़ी थी। उसके माथे और पैरों से खून टपक रहा था। सुरेखा को उसी हालात में छोड़कर सड़क किनारे गिरे सुरेखा के बैग को उठाकर नरेन लड़खड़ाते कदमों से खेतों को पार करते हुए भाग चुका था। इस भयंकर हादसे के बाद वहां पर लोग जमा होने लगे और सुरेखा को उठाकर नजदीक के एक अस्पताल में दाखिला करा के उसके पति को बता दिया था। सुरेखा की सोच भंग हुई। उसके जहन में बार बार धोखेबाज नरेन का चेहरा घूम रहा था। उसकी मुट्ठियां भींचने लगी थी, आंखों में गुस्से का लावा जमने लगा था। वह उठने की भरकस कोशिश करने लगी लेकिन उठ नहीं पाई। रवि ने सुरेखा के
होठों से जूस का गिलास लगा दिया और बोला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं किसके सहारे जीता? किसके लिए नौकरी करता? मैंने पाई पाई जोड़कर तुम्हारे लिए सोने की झुमकी बनवाने को दी थी। तुम्हें झुमकी बहुत पसंद है ना? कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सुरेखा के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। वह नरेन की हवस और रवि के प्यार को तोल रही थी। उसने इधर उधर देखा, आसपास न तो उसका मोबाइल नजर आ रहा था और ना ही उसका कीमती बैग। पूछने पर पता चला कि कुछ स्थानीय लोगों ने सुरेखा को अस्पताल पहुंचाकर उसके पति को बुलाया था। मतलब नरेन ने उसे धोखे में रखा। उसके गहने और पैसे नरेन ले गया। सुरेखा उसी हालात में अपने पति रवि से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने किए पर पछतावा था, जिसका प्रायश्चित भी तो करना था। ठीक होने के बाद वह भगोरे नरेन से तो निपटेगी ही। मुझे माफ कर देना, कहकर सुरेखा रोने लगी। आज सुरेखा को पता चल चुका था कि गरीबी के दौर में भी उसके हर नखरे उठाने के बाद भी खुश रहने वाला रवि असलियत में कितना महान है। पत्नी का असल हमदर्द उसका पति ही होता है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब